उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का हिंदू संगठनों ने किया पाठ, बंद कराने पहुंची पुलिस तो भाजपाइयों ने दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ बजाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। थाना बन्नो देवी पुलिस लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए पहुंच गई। इसको लेकर भाजपाइयों व पुलिस में बहस हो गई। भाजपाइयों ने लाउड स्पीकर न उतारने की बात कहते हुए कहा है कि सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव पर शनिवार को सराय हकीम में भाजपा नेता महानगर मंत्री हर्षद हिंदू ने अपने प्रतिष्ठान पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करवा दिया। सूचना मिलने पर बन्ना देवी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और लगे लाउड स्पीकर को लेकर स्थानीय व्यापारियों से पूछताछ करने लगी। भाजपाइयों का आरोप है कि पुलिस ने व्यापारियों को मुकदमा दर्ज होने का भय भी दिखाया। सूचना पर हर्षद, विशाल, अरुण महादेव, रोहन प्रशांत मौके पर पहुंच गए। भाजपाइयों ने पुलिस से कहा कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान चालीसा नहीं बजेगा तो फिर कब बजेगा। इस बात को लेकर पुलिस व भाजपाइयों में बहस शुरू हो गई और भाजपाइयों ने पुलिस को ही धमकी दे दी कि हम किसी भी कीमत पर लाउड स्पीकर को नहीं उतारेंगे और इस पर हनुमान चालीसा बजाएंगे क्योंकि मुसलमान अजान बजाते हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर फिर से साधा निशाना, बोले यूपी में हर तरफ अराजकता का बुलडोजर से हमारे विधायकों को डरा रही है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी अराजकता की गिरफ्त में है। सरकार के लोग विपक्षियों को बुलडोजर से डरा रहे हैं जबकि सत्ता संरक्षित अपराधी कहर उत्तर प्रदेश में बढ़ पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करना भाजपा के बस की बात नहीं रह गई है, इसलिए हमारे विधायकों को भाजपा बुलडोजर दिखाकर डरा रही है और विपक्ष को उत्तर प्रदेश में डराने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मणिपुर में विज्ञापन के बकाया भुगतान नहीं होने से परेशान हुए मीडिया संस्थान बीजेपी कांग्रेस को दी है बहिष्कार की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में मीडिया संस्थानों ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया कर्मियों ने सरकार और विपक्ष पर विज्ञापन का बकाया भुगतान नहीं करने का आरोप लगाए हैं। साथ ही धमकी भी दी है कि भुगतान नहीं होने की स्थिति में राजनीतिक खबरों का बहिष्कार किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकार संगठनों की अगली बैठक 23 अप्रैल को होने जा रही है। आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनाव सहित देश में जो भी चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी और कांग्रेस ने विज्ञापन तो न्यूज चैनलों पर लगवाए थे, लेकिन थोड़ा भुगतान करके उनका भुगतान रोक लिया जो अभी तक नहीं किया गया। इसी से मीडिया संस्थान नाराज हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि पाक पीएम इमरान खान का यू टर्न, बोले ना मैं भारत विरोधी और ना ही अमेरिका के खिलाफ। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को अपने उस आरोप पर यू टर्न ले लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गिराने में विदेशी साजिश शामिल है। उन्होंने विपक्ष पर अमेरिका के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया था। शनिवार को कराची में आयोजित एक रैली के दौरान इमरान खान ने कहा है कि वह भारत, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। हालांकि तथ्य इसके अलग है, उन्होंने हमेशा वैश्विक प्लेटफॉर्म पर तीनों देशों की आलोचना की। ये बड़ी अपडेट आ रही। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंदू संगठनों ने किया बवाल। अमित शाह ने संभाला मोर्चा, कई इलाकों में अलर्ट पर पुलिस। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस के 2 शीर्ष अधिकारियों से बात की और उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इलाके में RAF की भी तैनाती दिल्ली में कर दी गई है। वहीं दिल्ली के LG ने केजरीवाल से बात की। घायल पुलिस वालों के साथ ही आम लोग को भी हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि हनुमान शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था क्योंकि हनुमान शोभा यात्रा में हिंदूवादी संगठन मस्जिद के सामने विवादित गाने बजा रहे थे और इसी से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हुए और कहासुनी हुई। बहस के दौरान दोनों समुदाय के लोगों में झड़प हो गई। इसके बाद यह हिंसा फैली है। तो नागरिकता संशोधन कानून के बाद यह दूसरी बार हिंसा इस तरह की दिल्ली में फैली है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सपा और अखिलेश यादव से नाराज मुसलमान, अब पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने के आरोप लग रहे हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के कुछ समर्थकों ने खुलकर इस तरह के आरोप लगाए हैं। अब इसी मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने भी सवाल उठाए हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि हाल के कुछ घटनाक्रम को देखते हुए ये कहना सही होगा कि मुसलमानों का सपा से मुंह भंग हो रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सच्चाई है कि मुसलमानों का राजनीतिक नेक पिन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी थी जिससे मुसलमान काफी संख्या में जुड़े हुए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए आवाज ही नहीं उठा रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी का मुसलमानों से मुंह भंग हो रहा है।
इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि सपा विधायक सहजिल की बढ़ती मुश्किलें, 34 और पेट्रोल पंप पर वीडियो की नजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा विधायक सहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलने के बाद बरेली विकास प्राधिकरण के टारगेट पर अब 34 और पंप आ गए हैं। ये पेट्रोल पंप नक्शे के विपरीत बनाए गए हैं। प्राधिकरण से पेट्रोल पंप की एनओसी तक नहीं ली गई है। वीडीए अब इन पर कार्रवाई की तैयारी में लगे हुए हैं। बरेली विकास प्राधिकरण ने पिछले दिनों सपा विधायक सहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप को अवैध मानते हुए तोड़वा दिया था। मामला लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में आ गया था। अगले राउंड में प्राधिकरण 34 पेट्रोल पंप को निशाने पर लेने जा रही है और इनको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। यानी बरेली में अब 34 और पेट्रोल पंप को योगी सरकार तोड़वा सकती है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद एक्शन में मायावती, वीएसपी के ब्रह्मांड चेहरा माने जाने वाले नकुल दुबे को पार्टी से निकाला। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से आज निकाल दिया है। उन्होंने ट्वीट कर स्वयं इसकी जानकारी दी है। नकुल दुबे का कहना है कि उन्हें भी निष्कासन की जानकारी मिली है, पर इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बसपा सुप्रीमो विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा कर रही हैं। नकुल दुबे को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तैयारी के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से बहुजन समाज पार्टी हारी। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि 3 जिलों के डीएम समेत कई और आईएएस अफसरों के तबादले, 2 दिन में तीसरी सूची जारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने शनिवार को 3 जिलों सीतापुर, आजमगढ़, हापुड़ के जिला अधिकारियों समेत 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 2 दिनों में तबादले की तीसरी सूची जारी हुई है। 2 दिनों में अब तक 9 जिलों के डीएम बदले जा चुके हैं। एसीएस से लेकर प्रमुख सचिव स्तर के कई अफसरों के भी तबादले जल्द होंगे। साथ ही 3 साल से एक ही विभाग में जमे आईएएस अफसरों के विभाग भी बदले जाने की तैयारी है। इसके साथ ही 2 आईएएस अफसर भी बदले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने यूपी में मिले जख्म पर बंगाल का लगाया मरहम। यह दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद चुनाव में हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त और टीएमसी की जीत से खुशी मिली है। सपा अध्यक्ष को उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की हार में बड़ा संकेत दिखा। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्विटर पर अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी। अखिलेश यादव ने लिखा कि टीएमसी के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आसनसोल लोकसभा से 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हराकर जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसके लिए उन्हें और सुश्री ममता बनर्जी के कुशल नेतृत्व को हार्दिक बधाई। भाजपा का विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों पर हारना बड़ा संकेत है, क्योंकि आपको बता दें कि सभी सीटों पर जो 4 राज्य में 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जो वोट डले थे, उन सभी में बीजेपी हार गई थी और इसी से अखिलेश यादव काफ़ी खुश है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि झारखंड में खनन विवाद में बढ़ सकती है सीएम हेमंत की मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके बेटे छोटे भाई दुमका के विधायक वसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएम सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पत्थर खदान की लीज लेने के आरोप का मामला भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली तक पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवंश दास ने वसंत सोरेन पर भी विधायक रहते खनन कंपनी ग्रैंड माइनिंग में पार्टनर होने का आरोप लगाया था। दोनों पर रघुवर दास द्वारा लगाए गए आरोपों और इससे संबंधित कागजातों को सत्यापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य सरकार से पत्राचार किया गया है। हालांकि ये पत्र अगले 1-2 दिन में राज्य सरकार को मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्य सचिव से भारत निर्वाचन आयोग के पत्रकार को लेकर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अपने नाम से पत्थर खदान लीज लेने का आरोप लगाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर एक्शन में आई दिल्ली पुलिस। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 14 लोगों को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव के बाद भड़की हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज करते हुए अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी ने बताया है कि इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक सहित 9 लोग घायल हो गए थे। एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी और उनकी हालत इस तरह, घायलों को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं 147, 148 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब जहांगीरपुरी में जिन लोगों ने हिंसा फैलाई थी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने यहाँ पर विवादित गाने बजाए थे।